हम संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में ब्लॉक 2 का जो यूनिट 1 है यानी थियरीज ऑफ इंटेलिजेंस यानी बुद्धि की जितने भी सिद्धांत हैं उनके बारे में प्रकाश डालेंगे। तो शुरुआत से ही जो है ये देखा गया है कि जो हमेशा व्यक्ति जो है विभिन्न व्यक्ति डिफरेंट डिफरेंट हम कह सकते हैं कि एबिलिटीज़ में उसका अंतर होता है। यानी हर व्यक्ति जो है उसकी जो क्षमताएँ हैं वो अलग-अलग होती हैं और हमेशा से ये मनोवैज्ञानिकों की जानने की ये उत्सुकता रही है कि किस तरीके से जो व्यक्ति है वो विभिन्न क्षमताओं में अलग-अलग दिखता है। यानी एक इंडिविजुअल की क्षमता हम कह सकते हैं एक व्यक्ति की क्षमता अलग है तो दूसरे की अलग है। तो इसको हमेशा से जानने की एक क्यूरोसिटी रही है, उत्सुकता रही है क्योंकि इसका एक बहुत ही कह सकते हैं कि जटिल जो है वो नेचर रहा है, कॉम्प्लेक्स नेचर रहा है कि किस तरीके से ऐसा होता है कि अगर एक व्यक्ति को कुछ आ रहा है तो दूसरा व्यक्ति दूसरी क्षमता में अपनी निपुणता को दिखा रहा है। तो मनोवैज्ञानिकों ने हमेशा से इसको जानने की कोशिश की है और इसको जानने के लिए उन्होंने हमेशा बुद्धि के द्वारा इसको जानने की कोशिश की कि इंटेलिजेंस के टर्म्स में हम किस तरीके से इंडिविजुअल की डिफरेंट एबिलिटीज़ को समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो बुद्धि है उसको एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि एक व्यापक शब्द है, बहुत ही ब्रॉड टर्म है, जिसका कि अगर हम बहुत ही सामान्य शब्दों में कहें कि अगर किसी व्यक्ति में जो है किसी भी चीज़ की जागरूकता है तो वो बुद्धि है। अगर मान लीजिए उसका माइंड बहुत तेज़ी से काम कर रहा है, उसका दिमाग बहुत तेज़ी से काम कर रहा है तो हम कहते हैं कि वो बुद्धि है। या अगर मान लीजिए वो अपने क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा सफलता प्राप्त किया हुआ है तो उसको हम कहते हैं बुद्धि है। या अपने ऑक्यूपेशन में जहाँ वो काम कर रहा है अगर उसमें उसका स्टेटस बहुत अच्छा है या वो किसी भी फील्ड में है अगर वहाँ पर अपनी बहुत अच्छी तरीके से उसको निभा रहा है, बहुत अच्छी तरीके से उसमें सफलता पा रहा है, तो उसको उन्होंने कहा बुद्धि। लेकिन बुद्धि की अभी तक कोई भी ऐसी परिभाषा नहीं आई है जिससे कि हम ये कह सकें कि बुद्धि का ये मतलब होता है। विभिन्न-विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने विभिन्न तरीके से बुद्धि को अपने तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की है। तो इस तरीके से कई सारे इसके मॉडल्स आए हैं, कई सारे इसके सिद्धांत आए हैं, जिन्होंने ये बताया कि बुद्धि को हम इस तरीके से समझ सकते हैं, तो किन्होंने बताया कि बुद्धि को हम कुछ और तरीके से समझ सकते हैं। तो अभी तक कोई भी ऐसी कोई निश्चित परिभाषा जो है वो बुद्धि के क्षेत्र में नहीं आई है और ये बुद्धि एक बहुत ही चर्चित विषय में से रहा है मनोवैज्ञानिकों का। लेकिन अभी तक अगर हम इसकी कहें कि कोई स्टैंडर्ड डेफिनिशन या कोई मानक परिभाषा मौजूद है, तो इस पर अभी हम बहुत ज़्यादा हद तक नहीं कह सकते हैं क्योंकि विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने अपने तरीके से बुद्धि को परिभाषित करने की कोशिश की है। तो इस खंड में हम क्या देखेंगे कि किस तरीके से हमने बुद्धि को परिभाषित किया है, यानी किस तरीके से विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि को अपने तरीके से बताने की कोशिश की है। किस तरीके से बुद्धि और व्यक्ति में जो है वो हमें डिफरेंस देखने को मिलता है कि हर एक व्यक्ति की बुद्धि अलग-अलग तरीके से क्यों दिखाई दे रही है। कुछ हम यहाँ पे सिद्धांतों के बारे में बात करेंगे जिसमें कि स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है उसके बारे में बात करेंगे। टू फैक्टर थ्योरी का एक क्रिटिकल अप्रेजल कि किस तरीके से उनको जो है वो आलोचनात्मक तरीके से समझाना और भी कई सारी थ्योरीज हैं जिसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि जो बुद्धि है उसकी क्या संरचना है, उसका क्या नेचर है, उसके बारे में हमें समझना ज़रूरी है। तो अगर हम भारतीय मनोविज्ञान की बात करें या इंडियन सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पर इंटेलिजेंस को यानी बुद्धि को परिभाषित करना बहुत ही कठिन है। इंडियन सिस्टम में जो है वो बुद्धि को उन्होंने कहा कि बुद्धि शब्द यूज़ किया इंटेलिजेंस के लिए इंटेलेक्ट और इसको डिफाइन किया एज अ डिसीजन मेकर की तरह कि जिन लोगों को डिसीजन लेना अपनी लाइफ में बहुत अच्छे तरीके से आता है, जो लोग अपने बारे में अच्छी तरीके से अपने आप को संगठित करके रख सकते हैं, अपने डिसीजन को ले सकते हैं, उसको उन्होंने बुद्धि कहा अगर हम भारतीय सिस्टम की बात करें। इसी तरीके से बुद्धि को एक इनर इंस्ट्रूमेंट की तरह कहा गया है कि जिसके अंदर हमें जो है वो बहुत सारे संवेग देखने को मिलते हैं। हमें जो है वो एक समाज में किस तरह की क्या मान्यताएँ हैं, वो समझने की कोशिश हम करते हैं। किस तरीके से लोगों के साथ हम संबंध बनाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए इसको अगर हम भारतीय परिवेश में कहें तो इसको उन्होंने जो है वो अंतःकरण कहा यानी इनर सिस्टम कहा जिसमें ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। लेकिन फिर भी किसी भी मनोवैज्ञानिकों ने एक ही कोई परिभाषा नहीं दी है बुद्धि की। विभिन्न-विभिन्न मनोवैज्ञानिकों में अगर हम भारतीय परिप्रेक्ष्य की भी बात करें, तो यहाँ पर भी विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने इसको विभिन्न तरीके से समझाने की कोशिश की है कि बुद्धि असल में है क्या? जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल उदाहरण के स्वरूप में हम ये देखें कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है बहुत जल्दी से किसी क्वेश्चन का आंसर दे दे रहा है, किसी प्रश्न का उत्तर दे दे रहा है, तो हम कहते हैं कि ये उसका
इसकी बुद्धि है कि इसकी इसकी बुद्धि बहुत तेज है। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई बहुत ही सक्सेसफुल लाइफ यानी अपनी ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन तरीके से जी रहा है, बहुत अच्छे तरीके से उस पर जो है वो काम कर रहा है, तो भी हम कहते हैं कि वो व्यक्ति क्या है, बुद्धिमान है। इस तरीके से बुद्धि को परिभाषित किया। इसी तरीके से मनोवैज्ञानिकों ने जैसे कि कई-कई तरीके से बुद्धि को डिफ़ाइन करने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी कोई इसका एक मानक परिभाषा हमें देखने को आज तक नहीं मिल पाई है। इसीलिए बहुत ही चर्चित विषय है कि बुद्धि को हम किस तरीके से परिभाषित करें। अब अगर हम थ्योरेटिकल डेफिनिशन देख लें इंटेलिजेंस की कि किस तरीके से इसको डिफ़ाइन किया गया है, लोगों ने किस तरीके से डिफ़ाइन किया है। तो अगर हम बुद्धि को ऐसे देखें तो हम कहते हैं कि ये एक तरीके से उन चीज़ों का समीकरण है जिसमें हम हर चीज़ के बारे में जानते हैं। जैसे कि हम वातावरण के बारे में जान रहे हैं, अपने एरिया में जो चीज़ें हैं उसके बारे में जान रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि को परिभाषित करने के लिए एक ऐसा सब कुछ एक ऐसी चीज़ जिसके बारे में हर व्यक्ति सब कुछ जानता है, तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति क्या है, बुद्धिमान है। जैसे कि अगर मान लीजिए उसे ये है कि वो अपने एक्सपीरियंस से यानी अपनी से किस तरीके से जो है वो लाभ अर्जित कर सकता है। अगर उसके अंदर ये एबिलिटी है, तो हम कहते हैं कि वो बुद्धिमान है। अगर वो किसी भी प्रॉब्लम को अच्छे तरीके से उसको सॉल्व कर ले रहा है, प्रॉपर तरीके से बता ले जा रहा है, उसके अंदर अगर ये क्षमता है, तो हम कहते हैं कि ये बुद्धि है। अगर वो मान लीजिए वातावरण के साथ अच्छे तरीके से जो है वो समायोजन स्थापित कर ले रहा है, उसकी डिमांड्स को पूरी तरीके से पूरी कर ले रहा है, तो हम कहते हैं कि वो व्यक्ति क्या है, बुद्धिमान है। लेकिन यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम है, एक ये समस्या उत्पन्न होती है कि बुद्धि को किस तरीके से बेहतरीन तरीके से हम उसको जो है डिफ़ाइन करने की कोशिश करें, ये अभी तक जो है वो निकल कर के नहीं आ पाया है। तो यहाँ पर जो है एक इंटेलिजेंस वर्ड जो है यानी बुद्धि जो है एक जनरल लेबल की तरह यूज़ किया गया कि इसमें कई सारी संज्ञानात्मक क्षमताएँ हैं, जो कि व्यक्ति हर तरीके से अपनी चीज़ों को अगर मान लीजिए सॉल्व कर ले रहा है, हर तरीके से अपने आप को एडजस्ट कर ले रहा है, तो ये उसकी जो है संज्ञानात्मक क्षमता है जिसको कि इंटेलिजेंस के टर्म्स में मनोवैज्ञानिकों ने डिफ़ाइन किया। इसी तरीके से बुद्धिमान को डिफ़ाइन करने के लिए या बुद्धि को डिफ़ाइन करने के लिए 1921 में जो है एक सिम्पोज़ियम ऑर्गेनाइज़ किया गया था, जहाँ पर बुद्धि को, इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन करने की कोशिश की। तो यहाँ पर 13 जो साइकोलॉजिस्ट थे यानी 13 मनोवैज्ञानिकों का एक कह सकते हैं कि स्पेशलाइज़ेशन यानी पैनल बैठा था, जिसमें इन लोगों ने अलग-अलग तरीके से बुद्धि को डिफ़ाइन करने की कोशिश की। इस सिम्पोज़ियम में जो भी आया उसको एक जर्नल में जिसका नाम था जर्नल ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी उसमें पब्लिश करने की किया गया और यहाँ पर 13 डिफरेंट व्यूज़ क्योंकि 13 लोग थे, तो 13 लोगों ने अलग-अलग तरीके से बुद्धि को डिफ़ाइन करने की कोशिश की और उसके नेचर को बताने की कोशिश की कि बुद्धि क्या है, किस तरीके से हम उसको परिभाषित कर सकते हैं और उसकी क्या नेचर है, इसको उन्होंने डिफ़ाइन करने की कोशिश की। यहाँ पर कुछ एक्सपर्ट्स की डेफिनिशंस यहाँ पर दी गई क्योंकि 13 लोग थे, 13 लोगों ने अलग-अलग तरीके से उस सिम्पोज़ियम में इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन किया, जिसमें से कुछ ने कहा जैसे कि बिने 1890 में उन्होंने ये बोला कि इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि अगर किसी व्यक्ति में रीजनिंग की कैपेसिटी है, जजमेंट कर सकता है वो, उसकी मेमोरी बहुत स्ट्रांग है, अगर उसमें में मूर्त चीज़ों को देखने की और अमूर्त चीज़ों को देखने की अगर क्षमता है, तो उसको उन्होंने कहा कि वो क्या है, बुद्धिमान है। इसी तरीके से स्टर्न ने 1914 में उस सिम्पोज़ियम में ये बताया कि इंटेलिजेंस क्या है, एक सामान्य क्षमता है, जिसमें कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अपनी नई चीज़ों से किस तरीके से अडॉप्ट करता है, किस तरीके से सोचता है नए तरीके से, किस तरीके से वहाँ पर एडजस्ट करता है, समायोजन स्थापित करने की कोशिश करता है, तो उस तरीके से डेफ़िनिशन दी गई बुद्धिमान की। यानी इसको बुद्धि को एक तरीके से जनरल कैपेसिटी यानी सामान्य क्षमता किसी भी व्यक्ति की, जहाँ पर वो नई चीज़ों के साथ किस तरीके से सोचता है, किस तरीके से एडजस्ट करता है, उसके ऊपर उन्होंने फ़ोकस किया, वो भी कॉन्शियसली यानी पूरी तरीके से चेतन होकर के जब वो उन चीज़ों को करता है, तो उसको बुद्धि कहा गया। इसी तरीके से टर्मन ने 1921 में उस सिम्पोज़ियम में बोला कि जो कोई भी व्यक्ति अगर मान लीजिए एक मूर्त थिंकिंग कर रहा है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर रहा है, उसके अंदर अगर इस तरह की क्षमता है, तो उसको
बुद्धिमान कहा गया और इस तरीके से बुद्धि को एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के टर्म्स में उन्होंने डिफाइन करने की कोशिश की। इसी तरीके से स्पीयरमैन ने 1927 में ये कहा कि इंटेलिजेंस जो है वो व्यक्ति की वो कैपेसिटी है जहाँ पर वो अपने बहुत ही जटिल वातावरण से किस तरीके से अपने आप को समायोजित करता है और दिन पर दिन अपने आप को समायोजित करके वहाँ पर किस तरीके से अपने आप को निकालने की कोशिश करता है। तो इस तरीके से बुद्धि को उन्होंने वहाँ पर डिफाइन किया। तो इस सिम्पोजियम में 13 लोगों ने 13 तरीके के व्यू दिए, 13 तरीके के विचार आए कि हम किस तरीके से बुद्धि को डिफाइन कर सकते हैं। किसी ने इसको पावर ऑफ एब्स्ट्रैक्शन कहा, किसी ने इसको जो है वो एक जनरल कैपेसिटी को बोला, किसी ने इसको कहा कि आप किस तरीके से एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग व्यक्ति करता है, किसी ने इसको ये कहा कि अपने कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट से वो किस तरीके से समायोजन स्थापित कर रहा है। इस तरीके से जो है वो विभिन्न लोगों ने विभिन्न तरीके से उसको डिफाइन करने की कोशिश की। इसी तरीके से 1986 में स्टर्नबर्ग और डेटरमैन ने जो है वो पाया कि 24 स्कॉलर्स को इन्होंने लिया और उन्होंने इन 24 स्कॉलर्स ने इंटेलिजेंस की डिफरेंट तरीके से जो है वो परिभाषा देने की कोशिश की। स्टर्नबर्ग ने 1997 में ये कहा कि इन्होंने 2 सर्वे कराए अपने एक एक्सपेरिमेंट में, जहाँ पर इन्होंने 1921 में इंटेलिजेंस को डिफाइन करने के लिए इन्होंने 24 प्रोमिनेंट स्कॉलर्स को लिया, यानी कुछ रिसर्च स्कॉलर्स थे इनके जो कि इनके साथ शोध कर रहे थे, उनको 24 लोगों को लिया और उन्होंने उनको इंटेलिजेंस को डिफाइन करने के लिए कहा। तो किसी ने कहा कि ये एक हायर लेवल एबिलिटी है, यानी बहुत उच्च क्षमता है किसी भी व्यक्ति की, जहाँ पर वो जो है वो एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग कर सकता है, मेंटल रिप्रेजेंटेशन कर सकता है किसी भी कार्य का, अपनी प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकता है और डिसीजन बना सकता है। किसी ने इस तरीके से बुद्धि को डिफाइन किया। उसी तरीके से किसी ने कहा कि अगर किसी में सीखने की क्षमता है तो वो बुद्धि है। किसी ने कहा कि अगर मान लीजिए वो अपने एनवायरनमेंट में जो भी डिमांड्स आ रही हैं, इसके वातावरण से जो भी उसकी मांग आ रही है, अगर उसको पूरी तरीके से पूरी कर ले रहा है तो उसको बुद्धि कहा गया। इस तरीके से 1986 में जो है वो बहुत सर्वे कराया स्पीयरमैन ने और उन्होंने कुछ कह सकते हैं कि मुख्य यहाँ पर एलिमेंट्स पाए कि किन इन 24 लोगों ने क्या-क्या मुख्य बातें कही इंटेलिजेंस के बारे में। तो 3 बातें यहाँ से निकल कर आईं। सबसे पहले लोगों ने कहा कि बुद्धि जो है एक हायर लेवल एबिलिटी है, यानी उच्च मानसिक क्षमता है, जहाँ पर हर व्यक्ति हर तरीके के उच्च स्तर के मानसिक प्रक्रियाएँ कर सकता है, उसको बुद्धि कहा। दूसरा उन्होंने कहा कि बुद्धि वो है जो कि हमारे संस्कृति के अनुसार जो है वो उत्पन्न होती है, यानी अगर कोई किसी संस्कृति में है तो उसकी संस्कृति ने जिस तरीके से बुद्धि को डिफाइन किया है, अगर वो उसको पूरी तरीके से पूरी कर ले रहा है तो वो बुद्धिमान व्यक्ति है। तो किसी ने कल्चर के बेसिस के उसके ऊपर बताया और किसी ने कहा कि बुद्धि एक एग्जीक्यूटिव प्रोसेस है, यानी एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि उच्च मानसिक, जैसे कि अभी बताया गया, क्षमता है जिसको कि जो है हम अगर कोई व्यक्ति कर ले रहा है तो वो बुद्धिमान के टर्म्स में कहा जा रहा है। तो इस तरीके से जो है जो स्टर्नबर्ग ने जो एक सर्वे कराया था 24 स्कॉलर्स को लेकर के, उसमें ये चीज़ें निकल कर के आई कि 3 तरीके से हम जो है कॉमन जो व्यू पॉइंट निकल कर आए इन 24 का कि 24 लोगों ने एक सामान्य बात यानी मुख्य बात क्या कही बुद्धि के बारे में, तो उसको 3 तरीके से निकल कर आए, यानी 3 कंटेंट हम कह सकते हैं निकल कर के आए या 3 विचार निकल कर के आए और उसी 3 विचार के टर्म्स में बुद्धि को परिभाषित किया गया। पहला था कि हायर लेवल एबिलिटीज यानी उच्च मानसिक क्षमता, दूसरा कि दैट व्हिच इज वैल्यूड बाय कल्चर की कल्चर के द्वारा जो हम वैल्यू दे रही है कल्चर बुद्धि को, उस तरीके से उसको डिफाइन किया गया और उसको एक एग्जीक्यूटिव प्रोसेस के टर्म्स में कहा गया। इसी तरीके से सिडरमैन एंड रोथमैन ने 1987 में जो है वो 1000 एक्सपर्ट्स को लेकर के कुछ रिस्पॉन्सेज लिए, उन्होंने भी एक सर्वे किया जो विभिन्न जगहों से आ रहे थे। कोई सोशियोलॉजी का था, कोई साइकोलॉजी का था, कोई एजुकेशन के सेक्टर्स में था, कोई जेनेटिक्स के क्षेत्र से आया था। ऐसे 1000 एक्सपर्ट्स को लिया उन्होंने और ये देखा कि किस तरीके से जो है उन्होंने बुद्धि को परिभाषित किया। तो उन्होंने देखा कि ये जो 1000 लोग थे, इन्होंने 13 तरीके से बुद्धि को परिभाषित करने की कोशिश की, जो कि यहाँ पर दिखाया गया कि किसी ने कहा कि जो रिस्पॉन्सेज थे उसमें से किसी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति एब्स्ट्रैक्ट यानी मूर्त सोचना कर ले रहा है या रीजनिंग कर ले रहा है, वो 99.3 लोगों ने इस बात को कहा कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जो होती है उसके टर्म्स में हम इंटेलिजेंस को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। किसी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अच्छी तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, उसका परसेंटेज 97.7 था, उसको जो है वो बुद्धिमान कहा गया। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति में किसी नई नॉलेज को लेने की क्षमता बहुत अच्छी है
तो वो बुद्धिमान है। उस वो 96 लोगों ने इस बात को कहा। अगर किसी में जनरल नॉलेज यानी सामान्य जो नॉलेज है अगर वो उसके अंदर है, तो भी उसको बुद्धिमान कहा गया। वो 88.3 लोगों ने ऐसे रिस्पॉन्स दिए। किसी की अगर स्मृति बहुत अच्छी है, किसी की मेमोरी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसको कि 80.5 रिस्पोंडेंट्स ने कहा। इस तरीके से 13 कैटेगरीज़ जो हैं वो बुद्धि के लिए निकल कर आई, 13 एलिमेंट्स निकल कर आए जो इन एक्सपर्ट्स ने दिए और इनमें से इनका परसेंटेज बताया और जिसमें से जो सबसे हाईएस्ट परसेंटेज जो कहा गया कि इंटेलिजेंस को हम किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, तो वो निकल कर आया कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और रीजनिंग है, जिसको कि 99.3% लोगों ने इस बात में कहा कि अगर कोई मूर्त तरीके से मूर्त चीज़ों को भी सोच ले रहा है, अमूर्त चीज़ों को भी सोच ले रहा है, तो और रीजनिंग कर ले रहा है प्रॉपर तरीके से, तो उसको हम क्या कह रहे हैं कि वो व्यक्ति क्या है, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। इस तरीके से जो है 13 एलिमेंट्स यहाँ से निकल कर आए, जबकि अगर स्पीयरमैन ने जो कराया था उसमें से 3 एलिमेंट्स निकल कर के आए थे, जो कि 24 रिसर्च स्कॉलर्स को लेकर के कहा गया था, एमिनेंट स्कॉलर्स को लेकर के बोला गया था। और ये जो 1000 एक्सपर्ट्स इन्होंने लिए थे बुद्धि को परिभाषित करने के लिए, ये डिफरेंट इन्होंने एरिया से लिए से, कोई कोई जो है वो सोशियोलॉजी का था, कोई मनोविज्ञान का था, कोई एजुकेशन के क्षेत्र से था, कोई जेनेटिक्स के क्षेत्र से था, जिन्होंने इस तरीके से बुद्धि को परिभाषित करने की कोशिश की। तो सबसे अभी भी लेकिन फिर भी अगर ये देखा जाए तो बुद्धि को परिभाषित करने के लिए कोई अभी तक कोई मानक परिभाषा हमें देखने को नहीं मिली हुई है। लेकिन क्योंकि जैसे-जैसे लोग आते हैं वो अपनी तरीके से बुद्धि को परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी भी अगर हम कहें कि इसकी कोई स्टैंडर्ड डेफिनिशन हमें इंटेलिजेंस की है, तो वो अभी भी कोई स्टैंडर्ड डेफिनिशन हमें देखने को आज तक नहीं मिली है। तरह-तरह के लोग तरह से बुद्धि को क्या करते हैं, डिफ़ाइन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी अगर बुद्धि को ये कहा जाए, तो बुद्धि जो है एक तरीके से एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है, जिसमें कि इंडिविजुअल की पूरी एक कैपेसिटी होती है, पूरी तरीके से कह सकते हैं कि उसके अंदर क्षमता होती है कि वो किस तरीके से सोचता है, पर्पसफुली यानी कोई उसके पीछे कोई पर्पस है, उसको सोचता है, किस तरीके से रैशनली जो है वो काम करता है, किस तरीके से अपने एनवायरनमेंट के साथ समायोजन करने की कोशिश करता है। तो वो एक बेस्ट डेफिनिशन थी इंटेलिजेंस की, जिसको कि वेशलर ने 1944 में दिया है। वेशलर वो मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बुद्धि के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा काम किया है और इन्हीं की ही परिभाषा को जो है हम क्या करते हैं, तो बहुत ही चर्चित परिभाषा है, जिसको कि जो है यूज़ की जाती है उसको डिफ़ाइन करने के लिए कि बुद्धि असल में क्या है। तो इस तरीके से बुद्धि को परिभाषित करने के लिए उन्होंने जो है जो वेशलर ने जो परिभाषा दी है, वो सबसे ज़्यादा परिभाषा हमारी मानी जाती है। तो उन्होंने ये कहा कि बुद्धि एक तरीके का एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है, एक तरीके की आप कह सकते हैं कल्पना है, जिसमें कि व्यक्ति में ये क्षमता होती है कि वो किस तरीके से अपने पर्पसफुली सोचता है किसी चीज़ के बारे में। कोई भी काम जो है वो रैशनल तरीके से करता है, बहुत अच्छे तरीके से किस तरीके से करता है और बुद्धि जो है वो किस तरीके से जो है वो अपने एनवायरनमेंट के साथ समायोजन स्थापित करने की कोशिश करता है, इसको उन्होंने बुद्धि को परिभाषित किया। इसी तरीके से वेशलर ने ये कहा कि ये एक कैपेसिटी है इंडिविजुअल की कि किस तरीके से वो अपने जो भी उसके लाइफ में जो चैलेंजेस आ रहे हैं, जो भी वो काम कर रहा है, अगर मान लीजिए उसमें कोई भी अगर उसमें समस्या आ रही है, तो वो कैसे अपने आप को अच्छी तरीके से वहाँ से बाहर निकाल पाता है, इस तरीके से बुद्धि को क्या किया गया, डिफ़ाइन किया गया। तो वेशलर ने की डेफ़िनिशन जो है, जो वेशलर ने परिभाषा दी थी, उसको आज भी बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है, क्योंकि उन्होंने पूरी तरीके से एक समायोजित परिभाषा दी है बुद्धि को समझाने के लिए। इस तरीके से कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने बात की, तो अगर हम ये देखें, तो हम 3 चीज़ें जो हैं वो निकल कर के आती है। अगर हम सारी चीज़ों को अगर हम समराइज़ करने की कोशिश करें, तो हम ये कह सकते हैं कि बुद्धि वो है एक तरीके का एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट है। हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट का मतलब क्या है कि जिसको कि हम डायरेक्टली नहीं देख पा रहे हैं, जब तक कि कोई व्यक्ति जो है वो कोई इस तरीके का व्यवहार नहीं करता जिससे कि हमें पता चल पाए कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है या नहीं है। तो एक हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट इसलिए इसको कहा गया और इसलिए इसमें हमें ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, किसी व्यक्ति को आप बुद्धिमान कैसे कह सकते हैं? अगर वो मान लीजिए बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी समस्या का से समायोजन कर ले रहा है, अच्छी तरीके से एनवायरनमेंट के साथ वो एडजस्ट कर ले रहा है, रैशनल तरीके से सोचता है, लॉजिक तरीके से सोचता है, तार्किक बुद्धि है उसके अंदर अगर और अगर वो मान लीजिए अपनी जो
जो भी सोचता है वो पर्पसफुली, उसके पीछे कोई ना कोई पर्पस है उसका, कोई ना कोई उद्देश्य है। अगर वो इस तरीके से सोचता है तो उसको कहा गया कि वो क्या है, वो व्यक्ति बुद्धिमान है। तो इस तरीके से बुद्धि बुद्धि को परिभाषित किया गया। उसके बाद एक और डेफिनेशन आती है जिसको कि हम ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस कहते हैं। अभी तक हमने थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस पढ़ा, अब हम ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं। तो ऑपरेशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है, ऑपरेशनल डेफिनेशन का ये मतलब होता है कि जिस तरीके से आप किसी भी कंस्ट्रक्ट को, यानी किसी भी चीज़ को आप मापते हैं, उसको हम ऑपरेशनल डेफिनेशन कहते हैं। जैसे इंटेलिजेंस को जिस भी तरीके से आप माप रहे हैं, जिस किसी भी तरीके से आप उसको मेज़र कर रहे हैं, तो उसको हमने कहा कि वो इंटेलिजेंस की क्या है, ऑपरेशनल डेफिनेशन है। तो बोरिंग ने जो है वो 1923 में इसको डिफाइन किया कि इंटेलिजेंस वो है जो कि इंटेलिजेंट टेस्ट जो है वो मेज़र करता है। यानी बुद्धि वो है कि अगर हमने कोई भी इंटेलिजेंस टेस्ट किसी व्यक्ति के ऊपर लगाया और उस टेस्ट के ऊपर जो भी उसका जो है वो स्कोर आया, जो भी उसका जो है वो डेटा आया, तो वो क्या है, इंटेलिजेंस है। तो हमेशा 2 तरीके की डेफिनिशन हम मनोविज्ञान में पढ़ने की कोशिश करते हैं। एक तो थ्योरेटिकल डेफिनिशन है जो कि कई सारी थियरीज़ से निकल कर के आ रही हैं, कि कई से मनोवैज्ञानिकों ने किस तरीके से उसको परिभाषित करने की कोशिश की है। एक तो वो डेफिनेशन होती है, दूसरा डेफिनेशन ये है, एक जिस तरीके से हम किसी भी चीज़ को मापते हैं, तो वो एक डेफिनेशन जो होती है उसको हम कहते हैं ऑपरेशनल डेफिनेशन। तो इसी तरीके से बोरिंग ने इसीलिए कहा कि इंटेलिजेंस इज व्हाट इंटेलिजेंस टेस्ट मेजर, कि इंटेलिजेंस वो है जो इंटेलिजेंस टेस्ट हमारा मेजर कर रहा है, वो हमारा क्या है, बुद्धि है। तो इस तरीके से ऑपरेशनली उसको डिफाइन किया गया कि इंटेलिजेंस ये होता है। उसके बाद यहाँ पर एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया गया है कि इंडिविजुअल डिफरेंस और ह्यूमन एबिलिटीज़ में कि क्यों व्यक्ति जो है वो अलग-अलग तरीके से जो है वो क्षमताओं में जो है विभिन्नता रखता है, इसके बारे में बात किया गया। कोई कोई व्यक्ति क्यों एक कार्य को अच्छी तरीके से कर लेता है तो दूसरा व्यक्ति उस कार्य को अच्छी तरीके से नहीं कर सकता। इस तरह की कई सारी विभिन्नताएँ हमें जो है वो देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर एक हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया गया है जिसमें चार्ल्स डार्विन की ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के बारे में बात किया गया कि क्यों हमें जो है विभिन्नता देखने को मिलती है। तो हमने चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद कई सारे मेंटल टेस्ट जब हम यूज़ करते हैं तो किस तरीके से हमें विभिन्नता देखने को मिलती है, इस तरीके से मेंटल टेस्ट के उस पे बताया गया। और सबसे जो फेमस यहाँ पर मेंटल टेस्ट है जो कि एल्फ्रेड बिने ने का जो टेस्ट है, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं कि उन्होंने एक टेस्ट बनाया था जो कि उन्होंने देखा कि हर व्यक्ति किस तरीके से बुद्धि में जो है वो विभिन्नता रखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर आईक्यू का फॉर्मूला, यानी जो इंटेलिजेंस है उसको हम किस तरीके से जो है वो निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला दिया गया, जहाँ पर इन्होंने मेंटल एज के बारे में बात किया कि मेंटल एज क्या होती है व्यक्ति की। तो विलियम स्टर्न ने जो है वो कहा कि अगर हमें किसी की व्यक्ति की बुद्धि निकालनी है तो हम उसको, उसका फॉर्मूला ये होगा कि क्रोनोलॉजिकल एज, यानी उसकी जो मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। तो मेंटल एज आप कैसे निकालेंगे, मेंटल एज हम निकालेंगे किसी भी मेंटल टेस्ट को उसके ऊपर अप्लाई करके कि उसका क्या स्कोर आ रहा है, वो उसका मेंटल एज हो जाएगा। क्रोनोलॉजिकल एज जो हो गया कि एग्जैक्ट उसकी एज क्या है, क्या वो 24 साल का है या 24 साल 3 महीने का है, इस तरीके से वो उसकी क्रोनोलॉजिकल एज होगी। और जब हम उसको 100 से गुना करेंगे तो हमें जो है वो आईक्यू उसकी निकल कर के आएगी। और आईक्यू की क्या है कि रेंज दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 120 से 140 की रेंज पर आ रहा है तो हम कहते हैं कि वो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड है, सुपर इंटेलिजेंट है। इस तरीके से आईक्यू की रेंज दी गई है और आईक्यू को डिफाइन करने की कोशिश की गई है। रेंज का मतलब यही हुआ कि हर व्यक्ति अपनी बुद्धि में जो है वो उसमें विभिन्नता देखने को मिल रही है। हर एक की क्षमताएं जो है वो अलग-अलग है। कोई व्यक्ति किसी कार्य में अच्छा है तो कोई व्यक्ति किसी और कार्य में अच्छा है। ज़रूरी नहीं कि हर व्यक्ति एक ही कार्य में जो है वो अच्छा हमें देखने को मिले। तो हमेशा से ह्यूमन एबिलिटीज़ और ह्यूमन के जो इंटेलिजेंस है उसके अंदर हमें जो है विभिन्नताएँ देखने को मिलती है। इसमें से डार्विन की थ्योरी, मेंटल एज का जो है एक दिया गया जो कॉन्सेप्ट दिया गया और आईक्यू को जो निकालने का फॉर्मूला दिया गया, वो इस चीज़ों को हमें दर्शाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि इंटेलिजेंस क्या है, किस तरीके से इंटेलिजेंस को परिभाषित किया गया है, किस तरीके से जो 13 एक्सपर्ट्स का जो सिम्पोजियम हुआ था, उसमें किस तरीके से उन्होंने इंटेलिजेंस को डिफाइन किया।
उसके बाद एक मनोवैज्ञानिकों ने 1000 एक्सपर्ट्स के ऊपर जो है वो कोई सर्वे की और ये देखने की कोशिश की कि उन लोगों ने जो अलग-अलग फ़ील्ड से आए थे, अलग-अलग क्षेत्र से आए थे, उन लोगों ने किस तरीके से जो है इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन किया। उसके बाद हमने ये देखा कि ऑपरेशनली हम इंटेलिजेंस को किस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ऑपरेशनली का मतलब ये हुआ कि जब आप किसी भी चीज़ को जिस तरीके से आप मेज़र कर रहे हैं, तो वो हमारी ऑपरेशनल डेफ़िनिशन होती है उस चीज़ की। और उसके बाद है कि किस तरीके से हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस मिलते हैं, यानी व्यक्तिगत विभिन्नताएँ मिलती हैं कि हर व्यक्ति की क्षमता अलग है, हर व्यक्ति की बुद्धि का स्तर जो है वो अलग-अलग है, जिसको कि हमने आईक्यू के फ़ॉर्मूले से निकालने की कोशिश की कि अगर कोई व्यक्ति बुद्धि में अलग-अलग इसलिए है क्योंकि उसका आईक्यू का जो लेवल है, यानी जो इंटेलिजेंस क्वोटिएंट है, आईक्यू का मतलब ये हुआ, वो अलग-अलग है। तो उसको निकालने का फ़ॉर्मूला हुआ मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, यानी मेंटल एज तो आप निकालेंगे किसी भी मेंटल टेस्ट को यूज़ करके। उसके बाद क्रोनोलॉजिकल एज जो व्यक्ति की एग्जैक्ट एज है, जिसकी उसकी एज है, और जब आप उसको 100 से गुना करते हैं तो हमें जो है वो आईक्यू निकल कर के आता है। तो इस तरीके से अगर एक ब्रीफ समरी अभी तक देखी जाए कि क्या बताया गया है, तो ये निकल कर आया। और अगर डेफिनिशन की बात की जाए, परिभाषा की बात की जाए, तो उसमें 3-4 चीज़ें निकल कर के आईं। सबसे पहला कि कोई व्यक्ति अगर अच्छी तरीके से अपने एनवायरनमेंट के साथ, वातावरण के साथ समायोजन कर ले रहा है, तो वो इंटेलिजेंस में आएगा। अपनी प्रॉब्लम को अच्छी तरीके से सॉल्व कर ले रहा है, तो वो इंटेलिजेंस के अंदर आता है। बहुत ही तार्किक तरीके से सोच विचार करता है, वो इंटेलिजेंस है। और अगर मान लीजिए कि वो उसको अपने पर्पस पता है लाइफ का, उसको पता है कि उसे क्या करना है, उसी तरीके से अगर वो सोचता है, तो उसको हमने क्या-क्या कहा क्या कि ये बुद्धि है या ये बुद्धिमान व्यक्ति है। तो इस तरीके से जितने भी एक्सपर्ट्स थे, और अगर कोई व्यक्ति एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करता है, में भी माहिर है, रीज़निंग में माहिर है, क्योंकि इसका प्रतिशत 99.3% निकल कर आया था जब 1000 एक्सपर्ट्स के ऊपर हमने ये देखा कि उन लोगों ने किस तरीके से बुद्धि को डिफ़ाइन किया। तो इस तरीके से अगर कोई एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कर ले रहा है, अच्छी तरीके से जो है वो रीज़निंग कर ले रहा है, तो उसको उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है। लेकिन फिर भी अगर ये देखा जाए तो अभी तक कोई एक ऐसी होल, कह सकते हैं पूर्ण परिभाषा हमें जो है अभी तक बुद्धि की नहीं मिल पाई है, इसलिए बुद्धि हमेशा से एक चर्चित विषय रहा है मनोवैज्ञानिकों के बीच में। अब हम बात करते हैं कि कौन-कौन सी थियरीज़ हैं जिन्होंने बुद्धि को अपने तरीके से परिभाषित किया है। तो यहाँ पर हम कुछ जो है सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला सिद्धांत है स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, कि स्पीयरमैन, चार्ल्स स्पीयरमैन थे जिन्होंने बुद्धि को परिभाषित करने के लिए अपने एक सिद्धांत को दिया, जिसको कि टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस कहा गया है। तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने जो है वो 1904 में जो है अपनी थ्योरी को इसको दिया था, जिसमें उन्होंने जो है वो बुद्धि के लिए को कि किस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से उन्होंने टेस्ट किया और देखा कि हम बुद्धि को किस तरीके से परिभाषित करते हैं। उन्होंने एक टेक्निक यूज़ की कि क्योंकि उन्होंने मेज़र किया था किसी चीज़ को गुणात्मक तरीके से उन्होंने देखने की कोशिश की इंटेलिजेंस को, तो गुणात्मक तरीके से देखने के लिए उन्होंने एक सांख्यिकीय मेथड यूज़ किया, जिसको कि कोरिलेशन एनालिसिस, यानी सहसंबंध जो निकालते हैं उसको लिया, और एक फैक्टर एनालिसिस को लिया बुद्धि को परिभाषित करने के लिए, और इसको उन्होंने इस दोनों मेथड को कार्ल पियर्सन ने जो है वो डेवलप किया था। तो यहाँ पर इन्होंने देखा कि किस तरीके से हम स्पीयरमैन ने कि बुद्धि को किस तरीके से हम परिभाषित कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि बुद्धि को परिभाषित करने के लिए हमारे पास 2 फैक्टर होते हैं, यानी 2 कारक होते हैं जो कि बुद्धि को जो है वो परिभाषित करते हैं, जिसमें क्योंकि उन्होंने फैक्टर एनालिसिस एक सांख्यिकी मेथड यूज़ किया था निकालने के लिए बुद्धि को, तो उन्होंने कहा कि बुद्धि को समझने के लिए हम जो है वो 2 फैक्टर के तहत इसको यूज़ करते हैं। तो बुद्धि का जो प्रथम सिद्धांत था वो चार्ल्स स्पीयरमैन ने 1963-1945 में उन्होंने प्रतिपादित किया, और इनके सिद्धांत को हम द्विखंड के नाम से ही पुकारते हैं क्योंकि 2 फैक्टर इनको कहा गया। और अपने इस सिद्धांत का निर्माण जो है वो स्पीयरमैन ने 1904 में पूर्ण किया था, जिसमें से 2 सांख्यिकीय विधि उन्होंने यूज़ की थी। एक थी कोरिलेशनल एनालिसिस, यानी सहसंबंध एक तो एनालिसिस लिया था, और दूसरा उन्होंने लिया था एक फैक्टर एनालिसिस। और जब ये सिद्धांत मनोविज्ञान के क्षेत्र में आया, तो तब राष्ट्रीय विवेचन का ये विषय बन गया कि क्या उन्होंने किस तरीके से बुद्धि को डिफाइन किया है, और ये बुद्धि के गणितीय आधार पर प्रथम सिद्धांत माना गया था, क्योंकि इन्होंने अभी जैसे आपको बताया कि स्टैटिस्टिकल मेथड, यानी क्वांटिफाई किया था, गणित यूज़ किया था फैक्टर्स को निकालने के लिए कि हम
किस तरीके से कुछ फैक्टर्स के बेसिस पर बुद्धि को हम क्या कर सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं। और आज के क्षेत्र में भी इनका जो योगदान है वो बहुत ही प्रभावित रहा है, और इनके सिद्धांत को हमेशा हम उपयोग करके ये बताते हैं कि बुद्धि को हम इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। तो स्पीयरमैन ने ये बताया, स्पीयरमैन के अनुसार, कि संपूर्ण मानसिक कार्यों को हम में 2 प्रकार की योग्यताओं का प्रयोग किया जाता है। अगर हम कहें कि किसी भी अगर हम मानसिक प्रक्रिया कर रहे हैं, तो उसमें हम 2 कारकों को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने सिद्धांत में गणितीय विधियों का प्रयोग किया था। तो उन्होंने उसी गणितीय विधि के आधार पर 2 फैक्टर्स यानी 2 कारक निकाले बुद्धि को परिभाषित करने के लिए, और उसमें से उन्होंने कहा कि अगर हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, कोई भी मानसिक कार्य कर रहे हैं, संपूर्ण मानसिक कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उसमें हम 2 कारकों का यूज़ कर रहे हैं। जिसमें से पहला उन्होंने कहा सामान्य योग्यता, जिसको कि उन्होंने जी फैक्टर यानी जनरल एबिलिटी कहा, और दूसरा उन्होंने कहा विशिष्ट योग्यता, जिसको उन्होंने कहा स्पेसिफिक एबिलिटी। यानी यहाँ पर इन्होंने 2 फैक्टर निकाले, एक जी फैक्टर और दूसरा था एस फैक्टर। जी फैक्टर को कहा गया जनरल एबिलिटी और सामान्य योग्यता, और एस फैक्टर को कहा गया विशिष्ट योग्यता और स्पेसिफिक फैक्टर। तो सामान्य योग्यता क्या होता है कि सभी कार्यों में कम या अधिक मात्रा में पाई जाती है। लेकिन यदि विशिष्ट योग्यता की बात की जाए, तो किसी भी कार्य के लिए विशेष रूप से कोई आवश्यक होती है। जैसे अगर ये देखा जाए कि इस प्रकार जो सामान्य योग्यता होती है, एक प्रकार की हम कह सकते हैं कि इस प्रकार की सामान्य योग्यता एक प्रकार की होती है, और विशिष्ट योग्यता जो है वो विभिन्न बौद्धिक कार्यों के अनुसार अनेक हो सकती है। तो जैसे अगर मान लीजिए कोई विज्ञान, दर्शन, कला, शिल्प आदि में सामान्य योग्यता के स्थान पर विशिष्ट योग्यता की आवश्यकता होगी। अगर मान लीजिए कोई अपने एरिया में एक्सपर्ट है, कोई मनोविज्ञान में एक्सपर्ट है, कोई सोशियोलॉजी में एक्सपर्ट है, दर्शन कला में एक्सपर्ट है, तो उसकी एक विशिष्ट योग्यता होगी। जिस व्यक्ति में जिस बौद्धिक क्रिया से संबंधित विशिष्ट योग्यता होती है, वो उसी क्रिया में विशेष उन्नति करेगा। अगर मान लीजिए कोई मनोविज्ञान में बहुत किसी की विशिष्ट योग्यता है, तो वो मनोविज्ञान के क्षेत्र में जो है वो बहुत सफलता पाएगा। किसी की दर्शन कला में अगर कला में बहुत योग्यता है, तो वो उसमें विशिष्ट योग्यता है, तो वो उसमें योग्यता पाएगा। तो ये जो द्विखंडीय सिद्धांत है, इन्होंने ये कहा कि किसी भी संपूर्ण मानसिक कार्य करने के लिए एक तो हमारे अंदर एक जनरल एबिलिटी होती है कि हम किसी चीज़ को जो है वो कर ले गए, लेकिन एक हमारे अंदर क्या होती है, विशिष्ट योग्यता होती है। कि जैसे अगर मान लीजिए हर व्यक्ति जो है वो खेल में खेल ले रहा है, लेकिन अगर मान लीजिए तैराकी में वो अव्वल आ रहा है, तो इसका मतलब तैराकी में उसकी क्या है, विशिष्ट योग्यता है, क्योंकि वो उसमें उसका एक हमें स्पेसिफिक जो एबिलिटी उसके अंदर हमें दिखाई दे रही है, तो उसको इसलिए उन्होंने कहा विशेष योग्यता। तो कह सकते हैं कि जो जनरल एबिलिटी है वो बीच में है, और इसके इधर-उधर हमें जो है वो व्यक्ति में विशेष योग्यता दिख रही है। विशेष योग्यता बहुत सारी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, लेकिन किसी कार्य करने की जो जनरल एबिलिटी है वो क्या है, सब में एक ही हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से जो है उन्होंने कहा कि स्पीयरमैन ने कहा कि हमें जो है वो 2 फैक्टर्स की ज़रूरत होती है, जो कि उन्होंने दिखाई दी। तो उन्होंने क्या किया कि निष्कर्ष हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक बौद्धिक कार्य करने के लिए समान योग्यता की आवश्यकता तो होती है, क्योंकि उनमें धनात्मक सहसंबंध होता है, लेकिन पूर्ण सहसंबंध इसलिए नहीं होता किसी चीज़ में, क्योंकि दोनों में ही विशिष्ट योग्यता की भी हमें आवश्यकता पड़ती है। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो खेल में एक सामान्य योग्यता लिया हुआ है और एक कोई विशिष्ट योग्यता लिया हुआ है, तो उसको हम कहेंगे कि उसके अंदर स्पेसिफिक एबिलिटीज़ हमारी 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, लेकिन सामान्य योग्यता हमें एक ही देखने को मिलती है। सामान्य योग्यता हमारे बीच में, उसके इधर-उधर हमें जो है वो विशिष्ट योग्यताएँ हमें व्यक्ति में देखने को मिलती हैं। तो ये सिद्धांत जो है वो उन्होंने अपने स्पीयरमैन ने क्या किया कि उसके बाद उन्होंने अपने सिद्धांत में कुछ संशोधन किया, जिसमें उन्होंने जी तथा खंड के साथ समूह खंडों को भी स्वीकार किया। इसके उन्होंने मध्यवर्ती माना, यानी सामान्य और विशिष्ट तत्वों के बीच की मिलान पर यह तत्व स्थित होता है। इस प्रकार से समान एवं विशिष्ट तत्वों के बीच की दूरी समाप्त हो जाती है, यानी दोनों कई सारे खंड हैं, उसको उन्होंने परिभाषित करने की कोशिश की। अतः ये सिद्धांत ये बतलाता है कि जो बालक एक बौद्धिक क्षेत्र में जो योग्यता दिखाते हैं, वो अन्य क्षेत्रों में भी योग्य हो सकते हैं। अगर मान लीजिए एक क्षेत्र में अगर वो
अच्छा दिखा रहा है, बौद्धिक योग्यता दिखा रहा है, तो अन्य क्षेत्र में भी कुछ ना कुछ बौद्धिक योग्यता दिखाएगा, क्योंकि उन्होंने इसको बता करके यानी उपखंडों को बता करके एक तरीके से सामान्य योग्यता और स्पेसिफिक जो सामान्य योग्यता और हमारी विशिष्ट योग्यता के बीच में जो गैप आ रहा था, उसको उन्होंने दूर करने की कोशिश की। इसलिए उन्होंने कहा कि अगर एक व्यक्ति जो है वो उसमें अच्छा है, किसी एक बौद्धिक क्षेत्र में अच्छा है, तो वो अन्य क्षेत्रों में भी अपने आप वो योग्य होते ही होते हैं। इसको उन्होंने दिखाने की कोशिश की। तो इस तरीके से जो है स्पीयरमैन ने ये बताया कि किसी भी संपूर्ण मानसिक कार्य करने के लिए हमें जो है वो 2 योग्यताओं की ज़रूरत पड़ती है। एक है हमारी सामान्य योग्यता और दूसरा उन्होंने बताया कि एक हमारी जो है वो विशिष्ट योग्यता है। दूसरा उन्होंने कहा, उन्होंने ये जो कारक निकाले थे वो एक गणितीय विधि के द्वारा निकाले थे, जिसको उन्होंने फैक्टर एनालिसिस कहा। और फैक्टर एनालिसिस जो है वो कार्ल पियर्सन और कोरिलेशन एनालिसिस कार्ल पियर्सन ने दिया था, जिन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो 2 फैक्टर निकाले गए वो इन्हीं मेथड को यूज़ करके निकाले गए। अगर एक व्यक्ति जो है, उन्होंने बाद में अपने सिद्धांत में संशोधन भी किया। उन्होंने ये कहा कि उपखंडों के बारे में भी बात किया कि अगर कोई व्यक्ति जो है एक उसमें योग्य है, तो माननी बात है कि वो दूसरे बौद्धिक क्षेत्र में भी हमें योग्य जो है वो दिखाई देगा। तो ये था स्पीयरमैन का सिद्धांत, जो कि बहुत ही प्रचलित हुआ और इसके ऊपर बहुत ज़्यादा इसके ऊपर विवेचना की गई और ये देखा गया कि जो है वो व्यक्ति की इंटेलिजेंस को समझने के लिए हमें 2 योग्यताओं को समझना जो है वो ज़रूरी है। तो स्पीयरमैन ने जो अपनी इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, उसमें उन्होंने जो है वो 2 मेजर एक कह सकते हैं कि पॉइंट्स दिए, कुछ बातों को बताने की कोशिश की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे। पहला, उन्होंने एक मैथमेटिकल मॉडल जो है वो डेवलप किया जी फैक्टर को समझने के लिए। जैसे अभी हमने कहा कि स्पीयरमैन ने जो है वो फैक्टर एनालिसिस और कोरिलेशन एनालिसिस का यूज़ किया था जी फैक्टर को, एंड उसका जो जी फैक्टर था वो फैक्टर एनालिसिस से निकल कर आया था। तो इस तरीके से ये एक मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बेस बनता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो उन्होंने फैक्टर एनालिसिस मेथड का यूज़ किया था। सेकंड जो इम्पोर्टेंस था कि स्पीयरमैन का, कि उन्होंने जो है वो कई सारी ह्यूमन एबिलिटीज़ को क्या किया था, इन्वेस्टिगेट किया था। उसके बाद ही ये 2 फैक्टर निकाले थे उन्होंने, जी फैक्टर और एस फैक्टर। तो ननली ने ये बोला कि स्पीयरमैन जो है वो उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से मानव क्षमताओं को समझने की कोशिश की, और जो स्पीयरमैन का जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो सबसे बेसिक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, वो जी फैक्टर था, जो जिसका कि बायोलॉजिकल बेसिस होता है, जो कि कल्चर के साथ इन्फ्लुएंस होता है, और वो कई सारी हमारी डेली लाइफ के साथ मिल करके हमें नई-नई चीज़ें सिखाने की कोशिश करता है। और रिलेशन जो जो जी फैक्टर होता है, वो कई वेरिएबल्स को कह सकते हैं कि स्पीड और वो देता है। तो हम ये कहते हैं कि जो स्पीयरमैन का जो 2 फैक्टर थ्योरी है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण थ्योरी है, जो कि इन्होंने 1904 में डेवलप की थी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारी कि थॉर्नडाइक की थ्योरी, कि थॉर्नडाइक ने भी जो है वो अपने सिद्धांत में को बताने की कोशिश की कि किस तरीके से जो है वो उन्होंने इंटेलिजेंस को परिभाषित करने की कोशिश की है। समाज के नियमों को मान रहा है, ये सब सामाजिक बुद्धि के अंदर आ गया। ठोस बुद्धि, कि किस तरीके से वो तार्किक विवेचन कर ले रहा है, लॉजिक तरीके से चीज़ों को समझ ले रहा है, और है अमूर्त बुद्धि। ये सारी बुद्धि जो है वो हमारी उसके अंदर देखने को मिलती है। तो थॉर्नडाइक ने स्पीयरमैन को थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया और अपनी बुद्धि का सिद्धांत उन्होंने दिया कि जो है किस तरीके से उन्होंने कहा कि कई सारे फैक्टर्स मिल करके हमारी बुद्धि को क्या करते हैं, परिभाषित करते हैं। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट थ्योरी है वो है थॉमसन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अलग तरीके से परिभाषित करने की उन्होंने कोशिश की थॉमसन ने। तो उन्होंने कहा कि दैट की को जो भी हम होते हैं, वो केवल स्पीयरमैन का ने जिस तरीके से जनरल एबिलिटी के बारे में उन्होंने बात किया, उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब जो भी थॉमसन ने भी यही कहा कि जो इंटेलिजेंस है वो कई सारे इंडिपेंडेंट फैक्टर्स से मिलकर के बना हुआ है, केवल एक ही फैक्टर से मिलकर के नहीं बना है कि आपने जी फैक्टर कह दिया। क्योंकि जी फैक्टर जो ऐसा फैक्टर था जिसको कि बहुत क्रिटिसाइज़ किया गया स्पीयरमैन ने, क्योंकि उन्होंने कहा कि कोई भी मानसिक प्रक्रिया करने के लिए हम केवल जी फैक्टर ही हमारे अंदर है, एक सामान्य फैक्टर होता है, उसके बाद हमारे अंदर विशिष्ट फैक्टर देखने को मिलते हैं। तो उन्होंने कहा कि केवल जो है
केवल इंडिपेंडेंट फैक्टर, एक ही इंडिपेंडेंट फैक्टर से जो है वो इंटेलिजेंस नहीं बना हुआ है, कई सारे फैक्टर्स हैं जिससे कि हमारी बुद्धि जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो थॉमसन की थ्योरी में भी इन्होंने यही क्रिटिसाइज़ किया। उसके बाद थर्स्टन ने अपनी थ्योरी दी। थर्स्टन की जो थ्योरी है वो भी बहुत फेमस थ्योरी है। थर्स्टन ने अपने तरीके से बुद्धि को डिफाइन करने की कोशिश किया उन्होंने कहा। तो उन्होंने जो है थर्स्टन ने 1935 में न्यू फैक्टर मॉडल दिया उन्होंने, और इन्होंने जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो स्पीयरमैन ने यूज़ किया था फैक्टर एनालिसिस, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की। और उन्होंने भी ये कहा कि केवल 2 ही फैक्टर नहीं होते हैं किसी भी व्यक्ति की बुद्धि को परिभाषित करने के लिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने उत्तरी कैरोलिना विश्वविद्यालय में एल थर्स्टन ने एक साइकोमेट्रिक नाम की जो है प्रयोगशाला स्थापित की थी, और कारक विश्लेषण करके यानी फैक्टर विश्लेषण एनालिसिस करके उन्होंने बुद्धि के महत्वपूर्ण सिद्धांत को जो है वो डेवलप किया, जिसमें उन्होंने 7 मानसिक क्षमताएं मिलकर के बुद्धि का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं। उन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में उन्होंने बात किया कि 7 मानसिक क्षमताएं हैं जो मिल करके बुद्धि का विवेचन करती हैं। तो अगर हम ये देखें थियरीज में देखें तो स्पीयरमैन ने एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हर एक बुद्धि सिद्धांत का बेस दिया, आधार दिया, क्योंकि उन्होंने जो मेथड यूज़ किया था बुद्धि को परिभाषित करने के लिए या बुद्धि के कारक निकालने के लिए फैक्ट एनालिसिस, वो एक तरीके से और सारे थियरीज जो भी दी गई हैं अब तक, सबका उन्होंने एक आधार बनाया कि हम फैक्टर एनालिसिस के बेसिस पर बुद्धि को परिभाषित करते हैं। अब उन्होंने किया कि स्पीयरमैन ने केवल 2 फैक्टर निकाले, थर्स्टन ने 7 फैक्टर्स निकाल के दिए, थॉर्नडाइक ने भी कई सारी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में बात किया। तो ये सब भी जो है एक तरीके से फैक्टर एनालिसिस को ही यूज़ करके बुद्धि को परिभाषित कर रहे थे। यानी कह सकते हैं कि स्पीयरमैन का जो सिद्धांत था वो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि बेस मॉडल था और सारे सिद्धांत को देने के लिए। तो यहाँ पर जो 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में थर्स्टन ने बात की कि थर्स्टन की कौन-कौन सी, तो उन्होंने कहा कि 7 मेंटल एबिलिटीज़ कौन-कौन सी है। पहली है मौखिक समझ, अगर किसी को कोई चीज़ समझ में बहुत अच्छे तरीके से आ रही है। शब्द प्रवाह, कि अगर वो बहुत अच्छे तरीके से वर्बली फ्लुएंट है, अपने शब्दों को प्रवाह में बोलता है। संख्या सुविधा, उसको नंबर्स की बहुत जानकारी है। अगर स्थानिक दृश्य, अगर वो मान लीजिए लोकेशंस को बहुत अच्छी तरीके से पहचानता है। साचर्य स्मृति, किसी भी चीज़, 2 चीज़ों के बीच में अगर वो साचर्य स्थापित कर ले रहा है। और अवधारणात्मक गति और तर्क, ये सारी 7 मेंटल एबिलिटीज़ थी जिसके बारे में थर्स्टन ने बात किया, जो कि उन्होंने भी फैक्टर एनालिसिस मेथड से ही क्या किया था, निकाला था। तो इस तरीके से हमने देखा कि स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दिया, और इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से ये फैक्टर्स जो हैं वो निकल करके आए, फैक्टर एनालिसिस से निकल करके आए। फिर स्पीयरमैन का जो है बहुत ही मेन कंट्रीब्यूशन था सारी थ्योरीज को देने के लिए, और उसके बाद इनकी थ्योरी को जो है वो क्रिटिकली जो है अप्रेस किया गया कि किस तरीके से जो है हम इस इंटेलिजेंस को समझ सकते हैं। तो ये था थर्स्टन का सिद्धांत और स्पीयरमैन का सिद्धांत कि उन्होंने किस तरीके से अपने सिद्धांत में बुद्धि को परिभाषित करने की कोशिश की। अब यहाँ पर जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है कि बुद्धि का जो दासगिरी और किर्बी स्पार्क्स थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, ये भी इंटेलिजेंस बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है वो इसको डिफाइन किया गया है। तो जो भी थ्योरी जो है अभी तक हमने देखी कि हमने 3 थ्योरीज पढ़ी, स्पीयरमैन की थ्योरी, थॉर्नडाइक की थ्योरी, थॉमसन थर्स्टन की थ्योरी। अभी तक हम लोगों ने इसके बारे में बात किया, जिन्होंने इंटेलिजेंस को कई तरीके से परिभाषित करने की कोशिश की, और बहुत ही लार्ज सैंपल पे उन्होंने जो है वो काम किया था उसको परिभाषित करने के लिए, क्योंकि जो कारक निकाले गए वो बहुत, जब तक हमारे पास जो कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सैंपल नहीं होगा, बहुत ज़्यादा लोग नहीं होंगे, तो हम उस चीज़ को जो है वो जनरलाइज समान तरीके से नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर जो थ्योरी आई वो थी दास, नीलगिरी और नागलेरी एंड किर्बीज पास थ्योरी, इसको उन्होंने कहा। तो बुद्धि के जो थ्योरी है इसमें उन्होंने थ्योरी ने, दास और नीलगिरी ने जो है वो थ्योरी बेस एक मल्टी डायमेंशनल मॉडल इंटेलिजेंस का डेवलप किया था, जिसको कि इन्होंने न्यूरोसाइकोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और ह्यूमन कॉग्निशन से लेकर के बनाया था। यानी इन्होंने 3 एरियाज़ को लेकर के इंटेलिजेंस को परिभाषित करने की कोशिश की, जिसमें कि न्यूरोसाइकोलॉजी का यूज़ किया, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल का यूज़ किया और एक ह्यूमन कॉग्निशन का उन्होंने यूज़ किया। इस तरीके से उन्होंने जो है वो अपना एक मॉडल दिया।
इस मॉडल में इन्होंने जो है वो बुद्धि के में 4 तत्वों को दिया है। पहला है हमारा कि बुद्धि के नियोजन, ध्यान उत्तेजना, अराउज़ल, एक साथ होना और क्रमिक तरीके से। यानी पहला अराउज़ल अटेंशन, प्लानिंग दिया उन्होंने, उसके बाद हमारा साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव मॉडल दिया। तो उन्होंने 4 तरीके से कह सकते हैं बुद्धि को परिभाषित किया कि एक तो प्लानिंग किस तरीके से कर रहे हैं, यानी हम किस तरीके से जो है वो नियोजन कर रहे हैं, यानी प्लान कर रहे हैं बुद्धि के नियोजन को। उसके बाद उन्होंने ध्यान, किस तरीके से हम जो है वो ध्यान उत्तेजना यानी अराउज़ली अटेंशन हो रहा है उसके बारे में, और सक्सेसिव और साइमल्टेनियसली यानी साथ और क्रमिक के टर्म्स में, जिसको कि पास उन्होंने कहा। पास का मतलब था प्लानिंग, ए का मतलब हो गया अराउज़ल अटेंशन, और एस का मतलब हो गया सक्सेसिव, और एक का मतलब हो गया एक एस का मतलब हो गया साइमल्टेनियसली। तो इसका मतलब इन्होंने जो विकसित किया मॉडल उसको पास सिद्धांत कहा गया। पास प्रक्रियाओं को मस्तिष्क से जोड़ने के लिए किस तरीके से उपयोगी है, किस तरीके से ये चारों चीज़ें मस्तिष्क को जोड़ती हैं बुद्धि को परिभाषित करने के लिए, इसके बारे में बात किया। पास प्रक्रियाओं को मस्तिष्क से जोड़ना, उदाहरण के लिए जैसे डाउन सिंड्रोम वाला व्यक्ति के अध्ययन में को उन्होंने इस पे यूज़ किया था। तो इस तरीके से इन्होंने अपने मॉडल में जो है वो इन चीज़ों का यूज़ करके उन्होंने डिफ़ाइन किया। तो यहाँ पर जो न्यूरोसाइकोलॉजी में एक बहुत ही साइकोलॉजिस्ट हैं अलेक्जेंडर एल लूरिया, इन्होंने इसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग और कॉग्निटिव साइकोलॉजी और न्यूरो साइकोलॉजी का यूज़ करके पास मॉडल थ्योरी बनाया था। तो लूरिया ने जो है वो ह्यूमन कॉग्निटिव प्रोसेस को 3 प्राइमरी फंक्शन यूनिट्स में उन्होंने क्या किया, डिवाइड किया था। इसी को यूज़ करके दास नीलगिरी ने इसका यूज़ किया था। पहला है कि सबसे पहला कि अगर हम किसी चीज़ को देखते हैं, अगर मान लीजिए वातावरण से, तो हम अपने किस तरीके से हम अराउज़ उत्तेजित हो रहे हैं और कुछ क्या हम उसको अटेंशन दे रहे हैं, कितनी बेहतरीन तरीके से चीज़ों को अटेंशन दे रहे हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है समझने के लिए किसी भी चीज़ को या किसी भी उद्दीपक को। दूसरा कि जब हम उस चीज़ को देख ले रहे हैं, तो उसको हम किस तरीके से इलैबोरेट करें, उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं, किस तरीके से अपनी मेमोरी में स्टोर कर रहे हैं, और किस तरीके से हम उसको जो है वो क्रमिक रूप से और या एक साथ रूप से हम उस चीज़ का उपयोग कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा सिलेक्टिव और साइमल्टेनियस। उसके बाद जो थर्ड फंक्शन यूनिट थी कि अगर जब हमने किसी भी चीज़ को देख लिया, किसी भी चीज़ को उसका कोडिंग कर ली, तो अब हम उसको किस तरीके से उसकी प्रोग्रामिंग करें, उसको प्लानिंग कर रहे हैं कि हम उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे। तो प्लानिंग हो गया, सेल्फ मॉनिटरिंग हो गया, ये सारी चीज़ें हमारे उसके लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो पास अलोंग जो थ्योरी है वो इन्हीं चीज़ों को लेकर के बना है कि बुद्धि को उन्होंने इसी तरीके से परिभाषित किया कि जो हमारी पहली फंक्शन यूनिट है बुद्धि को परिभाषित करने के लिए, कि हम कितना ज़्यादा किसी भी उद्दीपक को अटेंशन देते हैं, ध्यान देते हैं, और फिर किस तरीके से हम अराउज्ड होते हैं उस चीज़ को उत्तेजित होते हैं उस चीज़ को देख करके, जो कि हमारे ब्रेन स्टेम यानी ब्रेन से क्या है जाकर के रिलेटेड है। ये यूनिट जो है वो प्रोवाइड करती है कि किस तरीके से हम किसी भी उद्दीपक को जो है वो सिलेक्टिव अटेंशन दे रहे हैं, कितनी बेहतरीन तरीके से हम उसको देख रहे हैं। अब जैसे ही हमने उसको अटेंशन दिया, अब अटेंशन देने के बाद हम उसको अपनी मेमोरी में क्या करेंगे, सेव करेंगे, उसको इलैबोरेट करने की कोशिश करेंगे, और उसके ऊपर फिर हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे। यानी एक साथ होकर के क्रमिक रूप से हम क्या करेंगे उसको, और एक साथ तरीके से हम उसको यूज़ करने की कोशिश करेंगे। यूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा कि हमें जो है वो उसकी प्लानिंग प्रॉपर तरीके से करनी होगी। तो यहाँ पर 3 यूनिट्स के टर्म्स में उन्होंने उसको बताया। अटेंशन अराउज़ल पहली यूनिट हो गई, जो कि ब्रेन स्टेम और रेटिकुलर सिस्टम से हमारी रिलेटेड होती है ब्रेन के, ठीक है? जिसमें कि हम सिलेक्टिव और डायरेक्टिव अटेंशन करते हैं। दूसरी यूनिट हमारी कौन-सी है? वो है हमारी जो है प्लान उसकी है सक्सेसिव और साइमल्टेनियस है, जो कि 2 चीज़ों को परफ़ॉर्म करती है कि किसी भी चीज़ को अगर आप लेकर के आएँ, तो आप उसको एक साथ और एक क्रमिक रूप से किस तरीके से आप उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है हमारी कि प्लानिंग, अगर हमने किसी चीज़ को यूज़ करना है, तो उसकी हम कैसे बेहतरीन तरीके से प्लानिंग करते हैं, जो कि हमारे प्री फ्रंटल लोब से हमारी रिलेटेड होती है, फ्रंटल लोब से रिलेटेड होती है, जो कि एक ब्रेन का एक लोब है, जिसका काम होता है जितनी भी उच्च मानसिक प्रक्रियाएँ होती हैं, उसको हम कैसे करते हैं। तो प्लानिंग क्या है, हमारी एक उच्च मानसिक प्रक्रिया है, तो ये जो भी काम होता है, ये मस्तिष्क के फ्रंटल लोब में जाकर के काम होता है, और इस तरीके से हम उसके बाद प्रोग्रामिंग करते हैं, प्लानिंग करते हैं कि हम उस चीज़ को किस तरीके से यूज़ करेंगे और अपने बिहेवियर में लेकर के आएँगे। तो जो पास्ट थियरी थी,
उन्होंने बहुत ऑपरेशनली तरीके से डिफ़ाइन किया इंटेलिजेंस को, कि इंटेलिजेंस को हम इस तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हम जो है किसी भी चीज़ को पहले देख के कितना हमने उसको अटेंशन दिया, कितना हम उत्तेजित हुए, किस तरीके से हमने उसको जो है एक साथ तरीके से यूज़ किया, काम किया उसके ऊपर, और किस तरीके से हमने उसको प्लानिंग की। तो प्लानिंग जो प्रोसेस है एक तरीके से इंडिविजुअल का एक कह सकते हैं कि उच्च मानसिक स्तर की प्रक्रिया है, जिसमें कि वो प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करेगा, किस तरीके से अप्रोचेस को एग्जीक्यूट करेगा, किस तरीके से वो एक्टिव अटेंशन देगा इन चीज़ों को, उसके ऊपर क्या करता है, काम करता है। तो प्लानिंग जो है वो पर्सन जब कोई भी चीज़ किसी चीज़ को परफ़ॉर्म करना चाहता है, कोई भी टेस्ट करना चाहता है, मान लीजिए उसके ऊपर हमने किसी भी तरीके का कोई इंटेलिजेंस टेस्ट लिया, तो वो किस तरीके से उसको परफ़ॉर्म करेगा, उसको वो क्या कर लेता है, बेहतरीन तरीके से प्लान कर लेता है। जैसे कि उदाहरण के लिए कि अगर मान लीजिए अगर उसको कोई चीज़ लिखनी है, तो वो उसको प्लान करेगा, अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज़ करेगा, उसको ऑर्गेनाइज़ करने के बाद अपने आप को कंट्रोल करेगा, उसके बाद उसको बेहतरीन तरीके से लिख कर के दिखाने की कोशिश करेगा। और ये जितनी भी प्लानिंग की प्रक्रिया है, वो मस्तिष्क के फ्रंटल लोब में जो है वो जा कर के काम करती है। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने न्यूरोसाइकोलॉजी का यूज़ किया था, ह्यूमन कॉग्निशन का यूज़ किया था और इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग का यूज़ किया था। इसलिए यहाँ पर जो है इन्होंने ब्रेन से चीज़ों को रिलेट करने की कोशिश की कि ब्रेन का कौन-सा पार्ट अटेंशन अराउज़ल से रिलेटेड है, ब्रेन का कौन-सा पार्ट सक्सेसिव और साइमल्टेनियस उस चीज़ से रिलेटेड है, और ब्रेन का कौन-सा पार्ट जो है हमारा प्लानिंग से रिलेटेड है। इस तरीके से उन्होंने जो है वो ब्रेन को का यूज़ करके, न्यूरोसाइकोलॉजी का यूज़ करके इन्होंने इस चीज़ को डिफाइनिंग करने की, इंटेलिजेंस को डिफाइन करने की कोशिश की। तो अगर दास की जो थ्योरी है, इनको अगर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का अगर सैलिएंट फीचर देखा जाए, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने इंटेलिजेंस को एज अ सेट ऑफ कॉग्निटिव प्रोसेस कहा, जिसको कि हम किसी भी टेस्ट से क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इन्होंने ये बताया कि किस तरीके से जो है ये संज्ञानात्मक प्रक्रिया चला करती है मस्तिष्क में, और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है हम किसी भी डिफ़िकल्टी को जो है वो इस प्लानिंग के थ्रू डिफ़िकल्टी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ये एक तरीके से इन्होंने कह सकते हैं कि न्यूरोसाइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को लिया, जो कि लूरिया जो हैं, जिनका काम बहुत ही ज़्यादा है न्यूरोसाइकोलॉजी के उसमें, उन्होंने अपनी थ्योरी में इनके कॉन्सेप्ट को जो है वो यूज़ किया, पास थ्योरी बनाई। जिस और उसके बाद उन्होंने बताया कि पास थ्योरी में क्यों प्लानिंग को सबसे ज़्यादा उन्होंने फ़ोकस किया, क्योंकि प्लानिंग जो है एक उच्च मानसिक प्रक्रिया है। किसी भी चीज़ को करने के लिए अगर हमने प्रॉपर तरीके से किसी भी चीज़ को, हम कह सकते हैं कि हमने उसका नियोजन नहीं किया है, उसको बेहतरीन तरीके से प्लान नहीं किया है, तो हम उस चीज़ को एग्ज़ीक्यूट नहीं कर सकते हैं। और उन्होंने फिर बताया कि किस तरीके से जो है प्लानिंग और जो है हमारे किस ब्रेन के उससे रिलेटेड है, जिसको उन्होंने बताया कि फ्रंटल लोब से रिलेटेड है, जहाँ पर हम उसको जो है वो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो इंटेलिजेंस है, ये एक बहुत ही कह सकते हैं कि कॉमनली यूज़ किया जाता है मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। और यहाँ पर इंटेलिजेंस की जैसे अभी तक कोई भी बहुत परिभाषा निकल के नहीं निकली है। कई सारे मनोवैज्ञानिकों ने अपने तरीके से जो है वो इंटेलिजेंस को बताने की कोशिश की है। किसी ने इंटेलिजेंस को हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्ट कहा, एनवायरनमेंट की डिमांड्स को पूरा करने को कहा, किसी ने प्रॉब्लम सॉल्विंग को कहा। इस तरीके से कई लोगों ने जो है वो अपने तरीके से इंटेलिजेंस को बताने की कोशिश की है। इंटेलिजेंस के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वेस्टलर ने जो है अपना काम किया है, इसलिए हम उन्हीं की परिभाषा को जो है वो का प्रयोग करते हैं इंटेलिजेंस को समझाने के लिए। और उसके बाद यहाँ पर कई सारी जो है वो थियरीज़ निकल कर के आई, जिन्होंने अपने तरीके से इंटेलिजेंस को डिफ़ाइन किया। जिसमें कि सबसे प्रथम जो थियरी थी और बहुत ही महत्वपूर्ण थियरी जो थी, वो थी स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, जिसमें उन्होंने फैक्टर एनालिसिस और कोरिलेशन मेथड का यूज़ करके इंटेलिजेंस को गुणात्मक तरीके से समझाने की कोशिश की कि उसका क्या गुणात्मक एक तरीका है इंटेलिजेंस को समझने के लिए, जिसमें उन्होंने फैक्टर एनालिसिस करके उन्होंने 2 फैक्टर्स को निकाला, जिसमें से जी फैक्टर और एक एस फैक्टर था। जी फैक्टर क्या है कि एक समान योग्यता है किसी भी कार्य को करने के लिए, जबकि एस फैक्टर क्या है, हमारी एक कह सकते हैं विशिष्ट योग्यता है किसी भी चीज़ को समझने के लिए। तो जी फैक्टर और एस फैक्टर के टर्म्स में इन चीज़ों को उन्होंने बताने की कोशिश की। क्योंकि उनका जो मॉडल था वो एक तरीके से बेस मॉडल था, क्योंकि और जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं उन्होंने कई सारे फैक्टर्स को निकालने की बात कही है, लेकिन उन्होंने भी जो है वो फैक्टर एनालिसिस का ही यूज़ किया। जैसे कि गिलफर्ड ने
उनकी थ्योरी को मल्टी डायमेंशनल थ्योरी भी बोला जाता है। थॉर्नडाइक ने की थ्योरी थी, उन्होंने भी टू फैक्टर थ्योरी का ही यूज़ करके उन्होंने बात किया, लेकिन उन्होंने जनरल इंटेलिजेंस के बारे में बात ना करके उन्होंने कई सारे विशिष्ट कारकों के बारे में उन्होंने बात किया। इसी तरीके से थॉमसन की थ्योरी में भी जो है वो उन्होंने अपने तरीके से इंटेलिजेंस को बताने की कोशिश की। उसके बाद थर्स्टन थ्योरी ने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ के बारे में बात किया कि जो इंटेलिजेंस है वो हमारी 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज़ जिसमें देखने को मिलती हैं, वो हमारी थ्योरी है। इस तरीके से उसके बाद दास और नागलेरी एंड किर्बीस ने पास थ्योरी डेवलप किया, जिसमें पी से प्लानिंग, ए से उन्होंने अटेंशन अराउजल के बारे में बात किया, एस से उन्होंने सिलेक्टिव अटेंशन और साइमल्टेनियस वर्क के बारे में बात किया। और इन्होंने हर एक चीज़ को जो है वो इस जितने भी 4 कंपोनेंट्स थे इनकी थ्योरी में, उन्होंने ब्रेन से उसको जोड़ने की कोशिश की। जैसे कि अराउजल और टेंशन था, उसके अंदर हमारा मेमोरी आ जाता है, परसेप्चुअल चीज़ें आ जाती है, कॉन्सेप्चुअल यानी किसी भी चीज़ को अगर हम किसी भी चीज़ को अटेंशन दे रहे हैं तो उसको मेमोरी में लाएँगे, उसके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे और कैसे हमने उसको परसीव किया, जो कि हमारे ब्रेन के ब्रेन स्टेम से जाकर के क्या है, रिलेटेड है। ये हमारी फर्स्ट फंक्शनल यूनिट थी जिसको उन्होंने बताया। उसके बाद ये नॉलेज बेस है, यहाँ पे हम इसी तरीके से हम नॉलेज को गेन करते हैं। उसके बाद सेकंड फंक्शनल यूनिट थी हमारी साइमल्टेनियस एंड सक्सेसिव। तो इस मॉडल में उन्होंने बताया कि ये जो साइमल्टेनियस और सक्सेसिव है, ये ब्रेन के हमारे 3 लोब से रिलेटेड है। एक है ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल जो कि देखने के काम आ रहा है, पैराइटल जो कि हमारे किसी चीज़ को छूने के काम आता है, और टेम्पोरल जो कि हम जिससे सुनने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भी साइमल्टेनियस और सक्सेसिव जो है वो ब्रेन के इन लोब से रिलेटेड है, जो कि हमारा सेकंड फंक्शन यूनिट है। उसके बाद लास्ट थर्ड फंक्शन यूनिट है वो हमारा क्या है, प्लानिंग है, जो कि हमारे ब्रेन के फ्रंटल लोब से रिलेटेड है, जहाँ पर जितनी भी उच्च मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। और इस तरीके से इन 4 कंपोनेंट्स के टर्म्स में इन्होंने इंटेलिजेंस को समझाने की कोशिश की कि इंटेलिजेंस जो है, बुद्धि जो है, वो हमारे इन ब्रेन के 4 कंपोनेंट से क्या है, रिलेटेड होता है, यानी 4 ब्रेन के लोब से रिलेटेड है। एक ब्रेन स्टेम से है, फ्रंटल लोब से है, ऑसिपिटल, पैराइटल और टेम्पोरल लोब से। अब इनकी जो थ्योरी थी वो अलेक्जेंडर आर लूरिया जो कि एक न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट थी, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थी, इसलिए अपनी थ्योरी में इन्होंने इनके कॉन्सेप्ट को डेवलप करने की कोशिश करी है कि सबसे पहले हम किसी भी उद्दीपक को प्रॉपर तरीके से अटेंशन देते हैं, या तो सिलेक्टिव अटेंशन हो सकता है या डिवाइडेड अटेंशन हो सकता है। उसके बाद हम किस तरीके से उसको देख के अराउज्ड होते हैं, यानी उत्तेजित होते हैं, उसके बारे में उन्होंने बात किया। उसके बाद उत्तेजित होने के बाद हम किस तरीके से उसको हम ऑब्टेन करते हैं, किस तरीके से हम उसको विस्तृत करने की कोशिश करते हैं, अपने मेमोरी में स्टोर करने की कोशिश करते हैं, जिसको कि उन्होंने सक्सेसिव और साइमल्टेनियस प्रोसेस कहा। और उसके बाद उन्होंने लास्ट फंक्शन यूनिट के बारे में बात किया कि जहाँ पर हम चीज़ों को क्या करते हैं, प्लान करके उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं कि हमने जो भी चीज़ देखी है वो क्या है, उसको हम किस तरीके से अपने बिहेवियर में यूज़ करेंगे। तो ये था यूनिट 1, जिसमें हमने ये देखा कि इंटेलिजेंस को किस तरीके से डिफ़ाइन किया गया है, इंटेलिजेंस का क्या नेचर होता है, किस तरीके से आईक्यू का फॉर्मूला निकाला गया इंटेलिजेंस को परिभाषित करने के लिए, किस तरीके से जो है कई व्यक्तिगत विभिन्नताएँ हमें इंटेलिजेंस के में देखने को मिलती है, क्योंकि हर व्यक्ति की क्षमता जो है वो अलग-अलग तरीके से होती है। आईक्यू का जो फॉर्मूला दिया गया उसमें मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100, जहाँ से हम आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वोटिएंट निकालने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि कौन सा व्यक्ति बुद्धि के किस स्तर पर आ रहा है। उसके बाद कई सारी थियरीज आई जिन्होंने अपने तरीके से बुद्धि को परिभाषित करने की कोशिश की, जिसमें से सबसे बेस मॉडल जो था वो स्पीयरमैन का 2 फैक्टर थियरी था, जिनमें उन्होंने जो है फैक्टर एनालिसिस और कोरिलेशन एनालिसिस का को यूज़ करके कई 2 फैक्टर्स निकाले, जिसमें से जी फैक्टर और एस फैक्टर जो है वो निकल कर के आए। तो ये था हमारा कि इंटेलिजेंस की थियरीज एंड इंटेलिजेंस को अलग-अलग तरीके से परिभाषित हमने किस तरीके से किया गया है। धन्यवाद।